क्या आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत है या नहीं? क्या आप अपनी टैक्स रिटर्न्स खुद फाइल कर सकते हैं या कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी आपके रिटर्न्स को फाइल करने के लिए? इस हवाले से इस वीडियो गाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, वो कोशिश ये करते हैं कि जितना पैसा शुरू में हम, क्योंकि उनके पास कैपिटल की कमी होती है, वो कोशिश ये करते हैं कि जितना कम पैसा यूटिलाइज हो, इस तरह की कंसल्टेंट्स की फीसेस वगैरह बच पाए तो वो बचा सके और वो खुद चीजें हैंडल करने की कोशिश करते हैं। क्या ये करना ठीक है या इसका हमें नुकसान हो सकता है? अच्छा, है ये। देखें, जब बिजनेस ग्रो कर जाता है तो फिर तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता कंसल्टेंट को हायर करना और उसको सर्विसेज की फीस पेमेंट करना, रिटर्न्स फाइल करवाना। सबसे पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करूं कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो तरह से टैक्सेस की कंप्लाइंस आ रही होती है। एक इनकम टैक्स की पर्सपेक्टिव से और एक सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव से। इनकम टैक्स में क्या होता है? इनकम टैक्स में ज्यादातर, मैं भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर बात करूंगा कि जो पर्सनल टैक्सेशन है, क्या उसमें हम अगर मैं अगर सैलरी अर्न कर रहा हूँ तो क्या मैं अपनी रिटर्न खुद जमा कर सकता हूँ या मुझे कंसल्टेंट की जरूरत है? ठीक है, उसके ऊपर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिजनेस और पर्सनल टैक्सेशन के हवाले से। पहले हम बिजनेस की बात कर रहे थे, तो बिजनेस में ये है कि देखें, दो तरह की कंप्लाइंसीज आ सकती हैं, इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की। अगर हम सेल टैक्स की पहले बात करें तो सेल टैक्स में सेल्स टैक्स की मंथली रिटर्न्स हो रही होती हैं। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर के आपको, उस हवाले से वो कॉम्प्लिकेटेड और अ, पता चलता है कि बिजनेस की नेचर के हवाले से कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, ये क्या है। नॉर्मली सेल्स टैक्स का इतना नॉलेज बिजनेसमैन को, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको इतना नहीं होता। कोशिश जरूर करता है कि वो रिटर्न खुद जमा कराए, लेकिन वो इतना नॉलेज नहीं होता इनपुट आउटपुट टैक्स का, इस तरह की चीजें हैं। तो उसके बाद जहां तक इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट होती हैं जो कि क्वार्टरली हो रही हैं, और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होती है। तो ये, और दूसरा फिर ये होता है कि छोटे छोटे सिनेरियोज में, मिसाल के तौर पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपने कोई अकाउंटेंट हायर नहीं किया, आपका इतना बजट नहीं है, आपने टैक्स कंसल्टेंट हायर किया हुआ है। तो इस तरह पेमेंट्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, सामान खरीदते हुए, सामान बेचते हुए, सर्विस देते हुए, टैक्सेशन की इम्प्लीमेंटेशन या आप ये कह सकते हैं कि वो टैक्सेस की कुछ लाइबल होती हैं पेमेंट्स के ऊपर डिडक्ट करना। तो वो एक आम बंदे को या जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसको नहीं इतना पता होता। तो अकाउंटेंट वो हायर कर नहीं सकता क्योंकि उसका बजट इतना नहीं होता। स्टार्टअप की मैं बात करूँ, ठीक है। तो अब वो क्या करे, मतलब किस तरह से फिर वो, मतलब खुद ही से पेमेंट्स या जो भी करते हैं, बाद में फिर वो कंप्लाइंस की नोटिस आ जाते हैं उनको कि आपने फला पेमेंट की टैक्स नहीं काटा या फला पेमेंट कैश में कर दी, वो आपको चेक से करनी थी, जो भी एक्स वाई जेड इनवॉइस आपने गलत रेज कर दी है, जो भी। तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर जब उनको डज लगती है, यानी कि जब वो, आपको पता है, मतलब नॉर्मली ये होता है हमारे यहाँ कि जब तक कुछ हो ना हमारे साथ, हम लोग वहाँ पे चीजें जो है उनको लेके नहीं चलते। तो खैर, जब उनको ये पता चलता है कि अच्छा इतना बड़ा नुकसान हो गया, या
जब हो गया नुकसान तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कंसल्टेंट हायर अगर करना है या अकाउंटेंट हायर करना है जो भी, तो वो फिर सोचते हैं। एक चीज को देखे, माइंड में रखें, अगर आप 5,000 रुपए दे के 50,000 रुपए बचा सकते हैं तो जरूर 5,000 रुपए दें, लेकिन वो 5,000 रुपए को बचाने के लिए 50,000 रुपए ना गवाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे देखें, दो तरह से चीजें हो रही होती हैं। एक वो चीजें जो हमारी नॉलेज में होती हैं, हम हमें उनका पता होता है, हमारे सामने हो रही होती हैं। और एक वो चीजें जो हमें नहीं पता चल रहा होता और वो हो रही होती हैं, लेकिन वो नुकसान हमें दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। कैश पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन है सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि बिजनेस में 25,000 रुपए से ऊपर आप कैश की पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब आपको नहीं पता, आप 50,000 रुपए कैश की पेमेंट कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए कैश की पेमेंट कर रहे हैं। कल को जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो आप तो अपना अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे मुझे कितना प्रॉफिट है, जो भी नॉर्मली। लेकिन जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, उनमें वो चीजें दिखाएंगे, तो वो जब ये चीजें देखेंगे एफबीआर वाले कि आपने 1,00,000 की पेमेंट भी कैश में की हुई है, 50,000 की भी की हुई है, तो वो आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। उसका जो आपने खर्चा किया होगा वो आपकी इनकम में ऐड कर देंगे, वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। कुछ इन एडमिजिबल और एडमिजिबल एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया होता है। जो अकाउंटिंग एक्सपेंस है, जरूरी नहीं है वो एफबीआर या टैक्स लॉ में भी वो एक्सपेंस ट्रीट करें, उनमें कुछ कंडीशन और लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपका प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट अपना निकाला, वो आया 10,00,000 रुपए। चलें छोड़े 10,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आया। ठीक है। आपने अपना प्रॉफिट निकाला, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद 1,00,000 रुपए आया। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। अब आपने 1,00,000 रुपए के ऊपर टैक्स की पेमेंट की, मिसाल के तौर पर 10% टैक्स बनता था, आपने 10,000 पेमेंट कर दी और 90,000 रुपए आपकी जेब में प्रॉफिट आ गया, मिसाल के तौर पर। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, जब आपने रिटर्न सबमिट करवाई तो एफबीआर को पता चला, उसने देखा, उसने कहा भाई कि आपने फला फला कैश की पेमेंट की हुई है, फला पेमेंट के ऊपर टैक्स ने डिडक्ट किया, फला फला, मतलब उसने आपको बताया कि ये जो आपने खर्चे किए हैं, ये वो डिसअलाउ कर दिए और आपका प्रॉफिट इतना बन रहा है। और मिसाल के तौर पे वो खर्चे थे 5,00,000 रुपए के। ठीक है। जो एफबीआई ने डिसअलाउ कर दिए। अब आपका प्रॉफिट, क्योंकि खर्चे जब डिसअलाउ नहीं हुए, तो खर्चे जब डिसअलाउ वहां पे हुए, मतलब खर्चे आपको एफबीआर ने कहा कि हम अलाउ नहीं कर रहे, तो जब खर्चे वहां से आप माइनस, आप खर्चे वहां से हटा देंगे, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। 5,00,000 के खर्चे एफबीआई ने डिसअलाउ किए, तो 5,00,000 रुपए आपके प्रॉफिट में अल्टीमेटली ऐड हो जाएंगे और वो 6,00,000 रुपए हो जाएगा। अब एफबीआर कहेगा कि आप 6,00,000 रुपए के ऊपर 10% पे करें। समझ रहे हैं, तो बनेगा 60,000। इट मीन्स 50,000 रुपए आपको एक्सेस पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। ठीक है। तो एफबीआर को पेमेंट करने से आप कैसे बचा सकते हैं? वो तो आपको लाजमी पे करना पड़ेगा। ठीक है। आप ऐसे तो नहीं कि पेमेंट नहीं करेंगे एफबीआर को, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए 5 या 10,000 बचाने के चक्कर में आप 50,000 रुपए गवा देंगे। ये तो गई बिजनेस की, जो है, जो स्टार्टअप्स की बात करूं, जो बिजनेस ग्रो करते हैं वो तो कंसल्टेंट हायर करते हैं। ठीक है। तो ये स्टार्टअप्स की मैं बात कर रहा हूँ। कोशिश करें कि किसी टैक्स एक्सपर्ट से एडवाइस लें उनसे। और दूसरा फिर बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने अकाउंटेंट हायर नहीं भी किया और कंसल्टेंट आप हायर आपने किया हुआ है, तो वो क्या होता है कि आप डे टू डे की अपनी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मंथली उनको पे कर रहे होते हैं, वो आपके रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे होते हैं, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये पेमेंट कर रहा हूँ, क्या इस पर टैक्स काटूं, कितना काटना है, किस तरह काटना है, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। तो फीस खाली इनकम टैक्स रिटर्न या सेल टैक्स रिटर्न सबमिशन की नहीं, मंथली वो कुछ आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो आपको इतना गाइड यकीनी तौर पे कर देते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है, वो मंथली आपने उनको रखा हुआ है फीस के ऊपर, या एनुअली आपने उनको फीस जो है वो पे करना है। तो सजेशन ये है आपको, डिपेंड, वो तो आप पर डिपेंड करता है आप जो भी करें, कि 5,000 बचाने के चक्कर में 50,000 रुपए का नुकसान न कीजिएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा, दूसरा,
इसी तरह सेल्स टैक्स की भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आपको सिंपल एग्जांपल मैंने कोट किया। अच्छा, टैक्स कंप्लायंसेस का बहुत आपको ख्याल रखना है, क्योंकि टैक्स कंप्लायंसेस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। क्योंकि देखिए, टैक्स कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, चीज़ें डिसअलाउ होंगी, कहीं पर टैक्स नहीं होगा, आप टैक्स पे कर देंगे तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक और एक एग्जांपल मैं आपको, खैर चलें वो थोड़ा डिटेल एक केस स्टडी है, फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट उन जो है इदारे ने रखा हुआ था, मतलब उसको टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, और इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट की 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह उसको दे रहे थे, और उसकी इनकम्पिटेंसी की वजह से उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 से 70 लाख रुपए एक्सेस टैक्स पेमेंट कर दी, ठीक है, और नुकसान उठाना पड़ा। अब जिसकी 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो 60 से 70 लाख रुपए 70 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा? तो खैर, गलती उनकी थी कि उन्होंने इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट कम तनख्वाह के जो है कि कम तनख्वाह देनी पड़े, तो उन्होंने अपना 60 70 लाख रुपए गवा दिया। और वो ऐसा था कि वो, जाहिर बात है, जो एफबीआर के कोर्ट में चली जाए चीजें, एफबीआर को जमा हो जाए, वो वापस तो इस तरह इजीली नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये है एक केस स्टडी, किस तरह क्या हुआ वो आपसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से हुआ। स्टार्टअप की मैंने बात की, जो ग्रो करते इतने बिजनेस, वो तो फिर कंसल्टेंट साथ लेके चलते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर अकाउंटेंट भी आ जाते हैं उनके साथ, तो वो अकाउंटेंट भी एक्सपर्ट होते हैं, अगर टैक्स एक्सपर्ट भी रख लेते हैं वो, जो टैक्स को डील करते हैं, तो फिर तो उनको कंप्लायंस चल रही होती है। अच्छा, अब आ जाए पर्सनल टैक्सेशन की तरफ। पर्सनल टैक्सेशन में क्या करना है आपको, कि पर्सनल टैक्सेशन से मुराद क्या है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एनटीएन बना हुआ है, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद जमा करवा सकता हूँ? अच्छा, दूसरा केस क्या होगा कि मेरा छोटा मोटा कोई बिजनेस है, कोई सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं क्या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद जमा करा सकता हूँ? पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न खुद जमा करा सकता हूँ? तो देखिए, डिपेंड करता है कि रिटर्न कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, छोटा सा आपका साइड बिजनेस भी है, फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है, मल्टीपल तरफ से आपकी इनकम स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसमें किस तरह से आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे, किस तरह से आपका टैक्स मिनिमाइज हो सकता है, वो सारी चीज़ें, वो ज़ाहिर बात है आपको इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सिंपल है, मिसाल के तौर पे सैलरीड इनकम टैक्स रिटर्न है, आपकी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, ठीक है। अब सैलरी में भी सिंपल रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी कोई इतनी प्रॉपर्टी है, एसेट्स नहीं है, को आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, सिर्फ सैलरी सिंपल सोर्स से आप इनकम अर्न कर रहे हैं, और बस सैलरी आती है और खर्चा होता है और बैंक में फिर पैसे बचते ही नहीं है। तो फिर तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखें तो आप फाइल कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी टिपिकल हो जाए कि आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, उसको फिर आपने सेल कर दी, फिर नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो जैसी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, तो फिर आप, जाहिर बात है, आप आम इंसान को, इंडिविजुअल को, जिस टैक्स की इतनी नॉलेज अगर है, तो फिर तो वेल एंड गुड, और यकीनन नहीं होती, ठीक है। तो फिर तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंसल्टेंट हायर करें। और इसकी बेनिफिट क्या है, देखिए, बेनिफिट ये है कि मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ पर्सनल टैक्सेशन के हवाले से। आपकी सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न थी या मल्टीपल इनकम टैक्स रिटर्न्स थी, जो भी थी, आपने क्या किया कि आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की, आपका टैक्स पेबल आया, ठीक है। आपका टैक्स पेबल आया, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये आपने टैक्स पे करना है। अब आपको ये नहीं पता कि आपने एट सोर्स पे कितना कितना टैक्स पे किया हुआ है, वो भी लेस हो सकता है। कैलकुलेशन आपने इनकम की सही की है क्या, किस तरह की है, क्या नहीं की है, तो वो कंसल्टेंट ज़्यादा बेहतर जानता है। वो ज़रूर, वो ये भी हो सकता है कि 50,000 आपका पूरे का पूरा बचा के आपको रिफंडेबल टैक्सेस में वो जो है वो आपकी कैलकुलेशन कर ले, कि आपको बजाय देने के 50,000 आप उल्टा एफबीआर से क्लेम कर सके रिफंड, कि भाई इतना मुझे टैक्स दे, मैंने एक्सेस पे कर दिया। तो
सजेशन आपको यही है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए बचाने के चक्कर में 50,000 लाख रुपए ये जाया ना करें, इसका नुकसान ना करें। ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंट आपसे 8, 10, 15,000, 20,000 जो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं फीस, तो आप ये देखें कि ये फीस तो चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक कंसल्टेंट आपसे 10,000 रुपये चार्ज कर रहा है और आपका 50,000 रुपये उसने बचा लिया, अब अल्टीमेटली आपको तो 40,000 रुपये का बेनिफिट ही हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चला, उस वक्त पता नहीं चला हुआ कि आपने 50,000 रुपये पेमेंट की है एक्सेस, क्योंकि वो आपको आपकी नॉलेज में था ही नहीं। ठीक है, कि ये बच भी सकता है या ये मैंने एक्सेस पे किया हुआ है या जो भी। तो कंसल्टेंट से बेनिफिट यकीनन, कोई अच्छा कंसल्टेंट आप हायर करें जिसको नॉलेज हो और जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, ताकि आप जो है वो अपने पैसे सेव कर सकें। देखिए असल चीज़ है कि पैसा बचाना, अगर आप 5,000 रुपये दे के 50,000 बचा लें तो क्या ये बुरा सौदा है, क्या ये बुरी डील है? लेकिन अगर आप 5,000 बोले नहीं 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 मैं 5,000 भी नहीं खर्चूंगा और 50,000 रुपये गवा दें, तो आप बताएं, तो बेहतर ये है कि, अब फिर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं। अब किसी की सिंपल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की इनकम है, ठीक है, सिंपल सिंपल एक एग्जांपल छोटा सा आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से कोई इनकम आ रही है, उसमें क्या होता है कि 10% मैक्सिमम टैक्स आपको पेमेंट करना होता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की इनकम के ऊपर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए इनकम आई, वहां से आपकी कोई इनकम और सोर्स है ही नहीं। अब आपने क्या करना है, सालाना 1 लाख रुपए आपकी इनकम आई। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको ये पता था यार 10% टैक्स पे करना है, तो आपने 10,000 रुपए पेमेंट कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ, या फिर आपने स्लैब्स अप्लाई करके जो डिफरेंट आपने, फॉर एग्जाम्पल 10%, आपको ये पता था कि आपने 10% पेमेंट करनी है, तो आपने 10,000 पेमेंट कर दी। ठीक है, अब आपने 10,000 पे कर दिया और आप खुश हैं कि 1 लाख के ऊपर आपने 10,000 पे कर दिए, 90,000 रुपये बहबूद से आपकी इनकम आ गई, 1 लाख थी, आपने 10,000 रुपये पेमेंट कर दी टैक्स की, और आप खुश हैं कि आप ग्रेट, आपने रिटर्न फाइल कर ली। अब कहीं आपने किसी से बात की, तो कंसल्टेंट से या किसी से, तो उन्होंने कहा कि भाई इनकम तो 4 लाख तक एग्जम्प्ट है, 4 लाख से ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता। अब आप सर पकड़ के बैठ गए कि फिर आपकी इनकम तो 1 लाख रुपए थी और आप 4 लाख तक तो वैसे ही इनकम की छूट है सालाना। तो इट मीन्स कि 4 लाख तक का अगर सर्टिफिकेट के पैसे होते तो आपको छूट थी, उससे ऊपर अगर पैसे होते तो आपको टैक्स देना पड़ता। ठीक है, और खैर वो स्लैब्स अप्लाई होते हैं और वो फिर उसको कंपेयर करते हैं, वो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो अब आपने क्या किया कि ये 10,000 रुपये गवा दिए, बजाय इसके कि आप कंसल्टेंट को पैसे देते, वो आपके पैसे बचाता, आपने एफबीआर को दे दिए और आप उस पर खुश हैं कि आपने पैसे बचा लिए और खुद फाइल कर ली। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसको 5,000 रुपये कंसल्टेंट को देते, तो शायद वो आपका 5,000 रुपये बच जाते जो आपने एक्सेस पे कर दी। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, इसी तरह मल्टीपल टैक्सेस ऐसे हैं जो आप पे कर जाते हैं या एडवांस में दे चुके होते हैं, जो आपको आइडिया नहीं होता। तो कंसल्टेंट क्या होता है कि वो चीज़ों को, उसको नॉलेज होती है, उसको प्रैक्टिस होती है, उसको टैक्स के डेली अपडेट्स होते हैं, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं इंडिविजुअल के। फॉर एग्जांपल अगर आप है तो मल्टीपल चेंजेस आ रही होती हैं, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि वैल्यू मैंने प्रॉपर्टी की बेच दी, किस पे वैल्यू करूं, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा नहीं, मतलब बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो सजेशन ये है कि आप 5,000 रुपये कंसल्टेंट को, 10,000, 15,000 जो भी दे दें, ताकि आपकी प्रॉपर टैक्स फाइलिंग हो, ना कि आप 5-10,000 बचाने के चक्कर में 50,000, 60,000 अपना जो है वो नुकसान कर लें। बाकी डिपेंड आप पे करता है, आप जो बेहतर समझे। सजेशंस आपके साथ हमने शेयर की, और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिलायबल कंसल्टेंट जो है वो डील करे, तो नीचे जो है वो लिंक मौजूद होगा वेबसाइट का, सर्विसेज का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होगी, तो आप विजिट कर सकते हैं और आप जो है वहाँ पर कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। तो
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करेंगे या किस तरह से मैनेज करेंगे चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि कंसल्टेंट हमें हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फर्दर कोई किसी किस्म की भी क्यूरी हो, किसी किस्म की भी रिगार्डिंग टैक्सेशन या सर्विसेज हमारी कोई सवालात हो, नीचे कमेंट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मेंशन होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर नई वीडियो से हाजिर होंगे। जब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज।